नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास बुलेटिन नेशन@9। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद लेकर के हाजिर अपना यह खास कार्यक्रम। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें होंगी। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो सागर, क्या है आज की पहली खबर? तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी, जिसकी शुरुआत हम करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। आज से 5 मार्च तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन होने जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं सम्मेलन में 16 देशों के डेलीगेट्स और 6 देशों के संस्कृति मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं शुभारंभ सत्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 12 बजे सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा, जहां 16 देशों के 350 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होंगे, जिसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता भी शामिल होंगे। और राष्ट्रपति के बाद अगली खबर हम करेंगे गृह मंत्री की खबर से जुड़ी हुई। बता दें अगली खबर कर्नाटक से है, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवरहल्ली में बीजेपी के विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ करने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम की बात कही है और यात्रियों से मार्गों से बचने का अनुरोध किया है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक रोड प्रभावित रहेंगे। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमित शाह कर्नाटक के हुबली में थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि विजय संकल्प रथ यात्रा लोगों के करीब ले जाएगी। वहीं कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई भी अमित शाह के साथ साथ विजय संकल्प रथ यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। दरअसल विजय संकल्प रथ यात्रा सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद यह समाप्त होगी और अमित शाह इस दौरान 2 रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी 1 मार्च से कर्नाटक के 4 हिस्सों में 4 अलग-अलग विजय संकल्प रथ यात्राएं निकाल रही है। वहीं बात करेंगे कर्नाटक के बेलागावी से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से राज्य में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं कि कर्नाटक की धरती सदैव वीरता और शौर्य की साक्षी रही है। बीएस येदियुरप्पा ने स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बसवराज बोम्मई पिछले 1.5 सालों से कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएस येदियुरप्पा ने कई दशकों तक भूमि पुत्र के रूप में पार्टी और राज्य की सेवा की। कर्नाटक में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी की कर्नाटक में सरकार और दोबारा वापसी के लिए पूरी तरह से बीजेपी जी जान लगा रही है। अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर है। जी हां, आजकल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान दावा किया कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। वहीं राहुल गांधी ने यह भी बताया कि एजेंसी के अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी थी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में नेताओं के फोन में पेगासस था। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं। मेरे ऊपर भी कई केस किए गए। ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं है। वहीं हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है। इस वजह से इसे स्पाईवेयर भी कहा जाता है। इसे इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है, जो टारगेट के फोन में जाकर डेटा लेकर इसे सेंटर तक पहुंचाता है। इस सॉफ्टवेयर के फोन में जाते ही फोन सर्विलांस डिवाइस के तौर पर काम करने लग जाता है। इससे एंड्रॉइड और iOS दोनों को टारगेट किया जा सकता है। तो अब खबर है पूर्वोत्तर के राज्यों से, जहां कल 3 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में मतगणना हुई। मेघालय की मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात वो कर सकते हैं। वहीं अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ एनपीपी के अध्यक्ष संगमा सुबह 11:30 पर राजभवन आएंगे। विधानसभा चुनाव के परिणामों से अवगत कराने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। साथ ही अन्य सहयोगी दलों के विधायक भी उनके साथ जाएंगे। इसके साथ ही अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नेशनल पीपल्स पार्टी विधानसभा के चुनाव के बाद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसमें 59 निर्वाचन क्षेत्रों में से 26 सीटों पर एनपीपी ने जीत हासिल की है।
अगली खबर भी मेघालय से, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे बाकी के 2 राज्यों से काफी अलग आए हैं। यहां पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी 25 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन एनपीपी बहुमत के आंकड़े को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा यूटीपी यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी को मेघालय में 2 सीटें मिली है, जबकि टीएमसी को 2 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली है। मेघालय में कांग्रेस को 16 सीटों का नुकसान हुआ है। साल 2018 में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो कुल मिलाकर इस बार मेघालय त्रिशंकु जनादेश बना है। बीजेपी को मिलाकर एनपीपी के पास 27 सीटें हुई हो पाती हैं और ऐसे में मेघालय में आने वाले समय में राजनीतिक घमासान देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात अब करेंगे त्रिपुरा की, जहां पर बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 33 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। बीजेपी ने 32 सीटों पर जीत का परचम लहराया। वहीं आईपीएफटी के खाते में 1 सीटें आई। पूर्ववर्ती राजघराने के वंशज प्रगोत किशोर देववर्मा की टिपरामुथा पार्टी को 13 सीटें मिली हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन ने 14 सीटों पर जीत हासिल की। 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। टीएमसी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। टीएमसी का वोट प्रतिशत नोटा से भी कम रहा। बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी हैं, लेकिन दोनों दलों ने 2018 के चुनाव में कम सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में बीजेपी ने 43 सीटें जीती थी। बीजेपी को इस बार 10 सीटों का नुकसान हुआ। सीएम माणिक शाह ने टाउन बोडोवाली सीट पर जीत दर्ज की है। अगली खबर नागालैंड से, जहां एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को जनादेश मिला है। एनडीए ने 60 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2018 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 29 सीटें मिली थी। इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 8 सीटों का सीधा फायदा हुआ। इसके साथ ही नागालैंड में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई और वहीं एलजेपी रामविलास ने 2 और जेडीयू ने 1 सीट जीती है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव जीता है। दीमापुर 3 विधानसभा से हेकानी जखालू ने जीत दर्ज की है। हेकानी को बीजेपी और एनडीपी के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी। उन्होंने लोजपा की अजेतो जिमोमी को 1536 वोटों से मात दी है। चलिए बात अब कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर पुणे के कस्बा पेठ में हुए उपचुनाव में 28 सालों बाद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की प्रत्याशी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रविंद्र धमेगर ने कस्बा पेठ उपचुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी इस चुनाव में अपना गढ़ बरकरार रखने में विफल रही। उसके उम्मीदवार हेमंत रसानी को हार का सामना करना पड़ा। कस्बा पेठ की सीट पर बीजेपी 28 साल से जीत दर्ज करती आई है। पुणे से मौजूदा बीजेपी के सांसद गिरीश बापट ने 2019 तक 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन में महाविकास आघाड़ी के समर्थन वाले उम्मीदवार धंगेकर ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। वहीं उपचुनाव के नतीजे के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस्तेमाल करो और फेंको नीति की वजह से कस्बा पेठ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पराजित हुई है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सागर दिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। कांग्रेस उम्मीदवार बायरन विश्वास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टीएमसी के प्रत्याशी को 22,986 वोटों से हरा दिया। विश्वास को 27,667 वोट, टीएमसी के उम्मीदवार देवाशीष बनर्जी को 64,681 और बीजेपी प्रत्याशी दिलीप साहा को 25,815 वोट मिले। इसके साथ ही वो मौजूदा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले कांग्रेस के पहले विधायक बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम मोर्चा का खाता भी नहीं खुल पाया था। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के गृह क्षेत्र मुर्शिदाबाद के तहत आने के कारण इस सीट पर उपचुनाव को उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था। पश्चिम बंगाल में साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम मोर्चा का खाता भी नहीं खुल पाया था। तो चलिए बात अब करेंगे तमिलनाडु की, जहां पर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो आरएसएस के मोर्चा निकालने की अनुमति देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से पेश किए गए सरकार की याचिका पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस का मार्च यहां पर शुरू हो रहा है।
अगली खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, जहां कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज से दिल्ली की 10 जगहों पर बीजेपी शराब नीति के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी। बीजेपी ने जन जागरण अभियान चलाने के लिए दिल्ली के 10 प्रमुख जगहों को चुना है। इन जगहों में ITO चौक, राजीव चौक, मेट्रो और गेट नंबर 6, खानपुर डिपो, लौनी, गोलचक्कर, शास्त्री नगर चौक, लौनी चौक, बुराड़ी चौक, भवाना, मधुबन चौक, नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने 28 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था। नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही थी। वहीं दिल्ली से खबर आई, जहां पर चुनाव आयोग के कामकाज में अधिक विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र की सरकार नहीं करेगी। इन अहम पदों पर नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति इस कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्ति को पद पर नियुक्त करेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि जब तक इस बारे में संसद से कानून पारित नहीं हो जाता तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। जस्टिस KS जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहना जरूरी है। ऐसा तभी हो सकता है जब चुनाव आयोग का कामकाज उन्हें विश्वसनीय लगे। और अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पर बता दें आपको कि आज QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी भी शामिल होने वाले हैं। जापानी विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए खास तौर पर भारत आ रहे हैं। इससे पहले जापानी संसद की कार्यवाही के चलते जापान ने विदेश मंत्री को भारत में चल रही G20 समिट में नहीं भेजा था। उनकी जगह जापान ने विदेश मामलों के राज्य मंत्री केंजी यामादा को G20 सम्मेलन में प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था। क्वाड में शामिल 2 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्री पहले से ही G20 बैठक के लिए भारत में है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये बैठक मंत्रियों के लिए सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में हुई उनकी पिछली बैठक में हुई चर्चा को जारी रखने का अवसर होगी। इसमें बता दें कि क्वाड देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के मुद्दे, एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक पर अपने विचार साझा करेंगे। वहीं दिल्ली की सियासत से जुड़ी एक खबर आई, जहां पर आज से बीजेपी का पर्दाफाश करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन अब चलाया जाएगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक भी की है, जहां मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का संदेश अब दिल्ली और पूरे देश में हर आदमी तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के संयोजक और मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ता बैठक की जाएगी। उसके बाद 4 मार्च को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तर पर मोहल्ला सभा के लिए बैठक करेंगे। 6 और 7 मार्च को सभी पोलिंग स्टेशन पर तैयारियों को लेकर बैठक होगी। 10 मार्च से हर मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं शुरू होंगी, जहां लोगों को बीजेपी की तानाशाही के बारे में बताया जाएगा। अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां आज से विशाखापट्टनम में 2 दिनों तक वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी कल इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में उद्योगों से संबंधित एक प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए कहा कि इस सम्मेलन में 25 देशों के निवेशक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग आंध्र प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में विश्व को जानकारी देंगे। इस सम्मेलन के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में उद्योगों से संबंधित एक प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। तो चलिए बात अब करेंगे पंजाब की, जहां पर आज से 16वीं विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मान सरकार 10 मार्च को अपना बजट पेश करेगी। वहीं बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। आज सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा 6 मार्च को होगी। वहीं 9 मार्च को गैर सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे। इसके बाद बजट पर चर्चा होगी और 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे और इसकी समाप्ति मतदान तक जारी रहेगी। इसके पहले अगर बात करें तो CM मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3 मार्च से बजट सत्र बुलाने का फैसला किया गया था। राज्यपाल से सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था। हालांकि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस पर रोक भी लगा दी थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद राज्यपाल ने 3 मार्च से ही विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के लिए मंजूरी दे दी थी।
और अब खबरों में रुक करते हैं झारखंड की और खबरों का, जहां पर आज झारखंड विधानसभा में राज्य का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का आम बजट पेश करेंगे। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि हेमंत सरकार का आम बजट 1,11,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। राज्य की जनता को इस बार बजट से राहत मिल सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार इस बार अधिक खर्च करने की घोषणा कर सकती है। साथ ही ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भी बजट में बड़ा प्रावधान किया जा सकता है। इससे पहले झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वरम उरांव ने विधानसभा में साल 2022 और 23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की थी। इसमें वित्त मंत्री ने झारखंड की बेहतर अर्थव्यवस्था के संकेत दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के बाद राज्य में जहां अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी, वहीं पर बेरोजगारी दर में गिरावट आई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। साल 2022 और 23 और 24 में झारखंड की विकास दर देश से अधिक रहने का अनुमान है। वहीं बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। भारी हंगामे के बीच सीएम भूपेश बघेल ने 4,143 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान विपक्ष के विधायक हंगामे के कारण निलंबित होने के बावजूद सदन में नारेबाजी करते रहे। बीजेपी नेताओं की हत्या के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को लेकर गर्भगृह में जमकर नारेबाजी की गई। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी विधायकों के आवाज को जानवरों की तरह बताया, साथ ही विपक्ष के हंगामे को गैर संसदीय करार दिया। चौबे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष खुद नहीं चाहती सदन चले। अगली खबर उड़ीसा से है, जहां बिहार सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए भुवनेश्वर सरकार ने उड़ीसा में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। ओडिशा पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर डेटा इकट्ठा करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य होगा। विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उठाए गए इस कदम को पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। ओडिशा की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 54% के आसपास है। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि सर्वेक्षण से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। वही खबरों में रुख अब करेंगे यूपी की ओर, जहां पर विधान परिषद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में जिन्होंने राम को कोसा था और जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज उन्हें जनता ने कहा पहुंचा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि विपक्ष भी चर्चा में भाग लेते, लेकिन वो भाग खड़े हुए। इस दौरान सीएम योगी ने रामचरितमानस और कवि तुलसीदास का भी जिक्र किया। कहा कि मध्यकाल में जब तुलसीदास अकबर के दरबार में पेश किया गया और राजा के लिए बोला गया, उस वक्त तुलसीदास ने भगवान राम को ही राजा माना था। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां वाराणसी में गंगा किनारे कछार में टेंट सिटी बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र कुमार पांडे और प्रवीण मिश्रा की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बता दें आपको कि दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका में भारत सरकार के 7 अक्टूबर 2016 के उस आदेश को आधार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि गंगा किनारे स्थायी या अस्थायी आवास, व्यवसाय या फिर साथ ही औद्योगिक उद्देश्य के लिए किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। वहीं अगली खबर भी यूपी से, जहां पर अगर हम बात करें तो माफिया अतीक अहमद को एक और बड़ा इस समय झटका लगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में अली अहमद का नाम आया, लिहाजा उसे जमानत नहीं दी जा सकती। अगर जमानत दी गई तो गवाहों और समाज के लिए सुरक्षित नहीं होगा। अली अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता एक ऐसे कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया डॉन का बेटा है, जिस पर 100 से ज्यादा हत्या, अपहरण, फिरौती और प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता भी माफिया बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां पर खाने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हां, नोएडा के लोगों को अब मेट्रो में सफर के दौरान लजीज व्यंजन खाने जैसा अनुभव होगा। इस सिलसिले में नोएडा के सेक्टर 137 में यूपी का पहला मेट्रो कोच रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। रेस्टोरेंट एक्वा लाइन मेट्रो के एक कोच में बनेगा, जिसमें 50 लोग एक साथ बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए बाकायदा बता दें आपको कि NMRC ने एक निजी कंपनी को इसका किराए पर लाइसेंस दिया है। मेट्रो प्रबंधन ने निजी कंपनी को 3 माह में कोच में कंप्लीट सेटअप लगाने की बात कही है। अब इसके लिए कंपनी द्वारा आर्किटेक्ट से अनुबंध कर कोच में बिना किसी बदलाव के रेस्टोरेंट करवाया जाएगा।
तो अब नोएडा में भी पहला मेट्रो रेस्टोरेंट जो है वो बनने जा रहा है। अगर नोएडा के मेट्रो में सफर करते हैं तो उसके साथ साथ आप खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।